हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं गौरव आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये चैनल एकमात्र बीएससी नर्सिंग के लिए डेडिकेशन चैनल है और इसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है प्रीवियस ईयर की जो टेस्ट सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रही है बच्चों। इस टेस्ट सीरीज से आपको वो मिलेगा जो आपने सोचा नहीं था, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही एक्चुअल कंडीशन पता चलती है कि आपकी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और जो हमारे पास प्रीवियस ईयर है वो राजस्थान नहीं, बाकी अदर स्टेट में जितनी भी कॉलेज है, टॉप कॉलेज जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, उनके क्वेश्चंस पेपर हैं। ये क्वेश्चंस पेपर प्रीवियस ईयर के हैं, तो इससे आपको एक लेवल पता चल जाए कि आपका जो एग्जाम का लेवल क्या आने वाला है। आप में से आप इन वीडियोज को डेली देखें, डेली लाइव टेस्ट क्लासेस ज्वाइन किया करें, डेली जरूर करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आपको पता चलने वाला है कि एग्जाम का लेवल कैसा रहने वाला है। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब क्लिक कर लीजिए बच्चों, जिससे आपको पता चलता रहे कि क्या अपडेट आ रहा है, कब एंट्रेंस एग्जाम है, कब फॉर्म निकलने वाला है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको मिलती हैं डेली अपलोडेड वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान से अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो आपको प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री की क्वेश्चंस की। इससे पहले दो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चंस बताए हैं। तो बच्चों, ये इसका पार्ट सी है जो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन एक बाय एक क्वेश्चन देखते जाएंगे, फिर अपन उनको डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र जो ये दिया है बच्चों, ये पूछा है कि ये निम्न में से कौन से कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रहना था, जबकि आपने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी तो उसमें आपको पता होगा। तो बच्चों, ये है टेट्रासाइक्लाइड का, इसका टेट्रासाइक्लाइड। तो अभी तक जिस स्टूडेंट को नहीं पता था वो ये इसको नोट कर सकता है या लिख सकता है, CnH2n-O6। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे सर टेट्रासाइक्लाइड का क्यों। तो बच्चों, जो भी मोनोसाइक्लाइड डाइसाइक्लाइड होते हैं वो हाइड्रोजन अणु के निकलने से ही बनते हैं। अब जो टेट्रासाइक्लाइड में 3H2O अणुओं को आप बाहर निकाल दो, तब जो फॉर्मूला बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर। सेकंड में पूछा है कौन सी अनअपचायिक शर्करा है। तो बच्चों, अनअपचायिक शर्करा पूछा है, तो जैसा कि आप सभी को पता है एकमात्र अनअपचायिक शर्करा जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है वो आपकी दी है बेटा सुक्रोज। कौन सी? सुक्रोज। सुक्रोज यहाँ पे एक अनअपचायिक शर्करा है। सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सी? सुक्रोज। अगर इसके अलावा और पूछता है तो एक एग्जाम्पल है रेबिनोज। ये भी आपकी शर्करा है जो अनअपचायिक शर्करा है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने बात की है बच्चों, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को किस बंधन के द्वारा रेशेदार प्रोटीन के, बच्चों ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के किस बंधन के द्वारा रेशेदार प्रोटीन को एक साथ रखा जाता है। तो बच्चों, जो रेशेदार प्रोटीन है इसको ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं। ये आपकी प्रोटीन की तृतीय संरचना होती है। कौन सी? तृतीयक या ट्राइसिस जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं आपकी ग्लोब्यूलर संरचना, जो फाइबर्स की होती है। इसमें बच्चों आपके हाइड्रोजन और सल्फाइड बॉन्ड दोनों ही मिलते हैं। तो इसका डी आंसर इज करेक्ट है, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड दोनों ही मिलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में बच्चों बोला गया है हमसे, कौन सी प्रोटीन है जो पानी में एघुलनशील है, जो मांसपेशियों को मजबूत करती है। बच्चों, ये बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा है और केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। इसने पूछा है कि कौन सी एघुलनशील प्रोटीन है जो मांसपेशियों में मौजूद होती है। तो बच्चों, मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन मिलती है। कौन सी? मायोसिन। मायोसिन प्रोटीन मिलती है आपकी। तो ये आंसर इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है हमको, सुक्रोज को खाली जगह एंजाइम में हाइड्रोलेज किया जाता है। बच्चों, जो सुक्रोज है उसको कौन से एंजाइम के द्वारा हाइड्रोलेज किया जाता है? इनवर्टेज एंजाइम के द्वारा। बी आंसर आपका करेक्ट है बच्चों, इनवर्टेज एंजाइम के द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में बच्चों, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है जिसमें आपने ग्लूकोज पढ़ा है तो आपको ये आंसर बिल्कुल आसानी से आ सकता है। ग्लूकोज कौन सी अभिक्रिया नहीं देता। तो बच्चों, ग्लूकोज सिर्फ अभिकर्मक के, डायरेक्ट वहां पे लिखाया भी जाता है कि ग्लूकोज सिर्फ अभिकर्मक के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि ये हेमी एसिटेल बना लेता है। क्या बना लेता है? हेमी एसिटेल बना लेता है। देखो,
केमिस्ट्री का यही सीन है। अगर आपने ऑर्गेनिक और फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही से पढ़ी तो बच्चों आप इनके क्वेश्चंस कर सकते हो, बाकी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, सिर्फ अवक्रमक के साथ ये ग्लूकोज अवक्रिया नहीं देता। इसने कहा है कि ग्लूकोज द्वारा कम किया जाता है, टॉलिन अवक्रम ऑक्सीकृत हो जाता है, ये भी बात सही है। ग्लूकोज सिर्फ अवक्रमक के साथ बैंगनी रंग नहीं देता, बेटा ये बैंगनी रंग नहीं देता, तो बी आंसर इज करेक्ट है। बाकी ये तीनों लाइन ही सही है। ये उसी बच्चे को पता हुआ जिसने ये अवक्रियाएं पढ़ी हैं। यहाँ पे अवक्रिया सॉल्व नहीं करवा सकता, ठीक है, ये आप प्रैक्टिस, ये तो टेस्ट पेपर है जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक बंधन के गठन के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? बच्चों आयनिक बंधन के लिए आपको जालक ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि, ये तीनों ही ऊर्जा जिम्मेदार होती हैं किसी भी आयनिक संकुल बनाने के लिए। ठीक है, आयनिक संकुलन बनाने के लिए ये तीन ही जिम्मेदार होती हैं, बाकी घनत्व का कोई लेना देना नहीं होता। तो बी आंसर इज करेक्ट है इसका बेटा, डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं होता आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है, निम्न में से किस अणु में ध्रुवीय और अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध है? बच्चों ये ध्रुवीय, नॉन पोलर और पोलर, वो भी सहसंयोजक बंध पूछ रहा है। तो NH4Cl एक आयनिक है तो ये हो नहीं सकता। CCl4 में सारे सहसंयोजक है और ACN भी सहसंयोजक है, परंतु जो H2O2 की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी बच्चों, इस तरह की होती है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। कैसी? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है बच्चों, H2 खुली किताब की जैसी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो बच्चों ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ इसको। बच्चों ये जो बॉन्ड है ये वाला OH, ये कैसा बॉन्ड है बच्चों? पोलर, क्योंकि ये तो पोलर बॉन्ड है बच्चों, जबकि जो O के बीच में जो बॉन्ड है बच्चों ये कैसा है? नॉन पोलर। तो इसमें दोनों ही प्रकार के बॉन्ड मिलते हैं, आप ये याद रखेंगे। H2O2 एग्जाम्पल इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों, निम्नलिखित में से किस अणु में सबसे कम बॉन्ड एंगल होता है? बच्चों सबसे कम बॉन्ड एंगल किस किस में होता है? सबसे कम बॉन्ड एंगल आपका, एक मिनट, NH3, SO2, H2O, HTS। अब जब आप बॉन्ड एंगल वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें से आप जरूर पढ़ेंगे। H2S में आपका बॉन्ड एंगल 92.5 होता है, ये आपकी NCERT में डायरेक्ट दिया है, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा। जबकि H2, तो बच्चों NH3 का तो 107 डिग्री होता है और आपका H2O का 104 और H2O का 92.5, तो सबसे कम हो गया D का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, हाइड्रोजन आबंध की ऊर्जा क्या होती है? हाइड्रोजन आबंध की आबंधन ऊर्जा। तो बच्चों इसमें वैल्यू तो आपको सब सेम दे गई थी, बस आपको ये पहचानना था, यूनिट देखनी थी इसकी। तो इसमें 40 kCl पर मोल होती है, ये वाला ऑप्शन था वो करेक्ट है, डी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 में पूछा गया बच्चों, शून्य द्विध्रुव आघूर्ण वाला अणु, इसके लिए आपको दो चीज चेक करनी पड़ती है, एक तो संरचना और एक इनका संकरण, कि कौन सा संकरण है इसमें। तो चलिए क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मेथिल क्लोराइड, इन चारों में से देखते हैं। तो बच्चों क्लोरोफॉर्म का आपको पता है CHCl3 होता है, CHCl3। मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड बच्चों CCl4। अब इसमें जो CCl4 में बेटा संकरण होता है sp3, ठीक है, sp3 संकरण होता है और इसकी ज्यामिति कैसी होगी? चतुष्फलकीय। तो बच्चों इसका जो ओवरऑल म्यू होता है, म्यू का मान कितना होता है? 0। तो इसका जो सी आंसर था बच्चों वो एकदम करेक्ट आंसर है, ये आपको मैंने बता दिया, आप संकरण निकाल के चेक भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए यदि अभिकारकों की सांद्रता दोगुनी की जाए तो साम्य स्थिरांक क्या रहेगा? बेटा जो भी कोई भी अभी कभी भी नियतांक या साम्य स्थिरांक की बात की जाए तो साम्य स्थिरांक जो होता है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता से मुक्त रहता है, मतलब सांद्रता पे डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड। तो बच्चों इसका जो आंसर रहेगा वो एक समान रहेगा, ये आंसर इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने साम्य अवस्था वाला चैप्टर पढ़ा है उसको बिल्कुल आराम से ये आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 63 में, प्रतिक्रिया देने वाले अणुओं के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को अभिक्रिया से गुजरना पड़ता है। बच्चों द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर रीचिंग मॉलिक्यूल अंडरगो रिएक्शन।
किसी भी अभिक्रिया में बच्चों, अगर आपको किसी अभिक्रिया होने के लिए, मान लो ये ऊर्जा है इधर, एनर्जी, और ये अभिक्रिया का उत्पाद है, तो किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा को हम बच्चा सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। सक्रिय ऊर्जा वो आवश्यक ऊर्जा होती है जो किसी भी अभिकारकों को उत्पादों में बदलने के लिए आवश्यक होती है। तो सी आंसर इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एक प्रतिक्रिया में अभिक्रिया सक्रिय ऊर्जा शून्य, प्रतिक्रिया का वेग नियतांक। तो बच्चों आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, के बराबर ए डॉट ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो यहाँ बच्चों सक्रिय ऊर्जा का मान 0, तो ये कितना हो गया 1/0, तो ये तापमान से लगभग स्वतंत्र ही रहेगी। ये फॉर्मूले में आप ये की जो है ई की वैल्यू 0 डाल दिए, तो बच्चों इसे सॉल्व करने पर ये बिल्कुल तापमान से स्वतंत्र रहती है। डी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया की ये फलाना अभिक्रिया है, इसमें बी के सक्रिय द्रव्यमान को इस तरह का बच्चों, बी की सांद्रता को इस तरह का है, जबकि ए को कितना करिए है 2 गुना। तो आपने एक टर्म पढ़ी होगी, के बराबर अभिकारक की जो सांद्रता है उसकी घात, तो 2a की घात बच्चों कितनी हो जाएगी स्क्वायर, और बी पे 1 है। ये तो रहा फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड में इसने क्या किया, के बराबर इसकी सांद्रता कितनी कर दी है, दुगनी, मतलब ये बच्चों अभिकारक की सांद्रता का घात लगाते हैं, तो ये कितनी कर दी 2a और पहले कितनी स्क्वायर, तो और बी तो सेम ही है, तो बच्चों इसको डिवाइड करके काटोगे तो आपको आ जाएगा 4 गुना। कितना आ जाएगा 4 गुना। इतना तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं जितना मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आंसर डिक्रीज 4 टाइम, मतलब 4 गुना घट जाएगी। तो जो ये मान लो के डैश, ये मान लो के, तो के डैश बराबर कितना आ जाएगा k/4। ठीक है, 4 गुना घट जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे, फ्रिज को ठंडा किसके कारण रखा जाता है। बच्चों बहुत सारे बच्चे करके आए थे कंप्रेसर की क्रिया, पर गलत है। जो फ्रिज को ठंडा होने का कार्य करता है वो रेफ्रिजरेटर में गैस का विस्तार। जो बेटा रेफ्रिजरेटर में इस तरह की आपने पीछे देखा होगा, इस तरह इनमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका पूरे का इस ट्यूब में क्या होता है, प्रवाह, और ये इस प्रवाह के कारण ही रेफ्रिजरेटर कैसा होता है बच्चों, ठंडा। ठीक है, रेफ्रिजरेटर क्या हुआ, ठंडा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 में पूछा है किसी ठोस सतह पे किसी गैस का स्वतः अवशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चों जब भी किसी भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात की जाए, जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, अगर वो ठोस सतह पर अवशोषित हो रही तो बेटा उसका डेल्टा एच डिक्रीज होता है, एंट्रोपी में क्या आएगी, कमी, तो एंट्रोपी घट जाती है। सी आंसर इज करेक्ट है। ठीक है बच्चों, पढ़ना ही तो करनी पड़ेगी अगर गवर्नमेंट सीट लेनी है तो। चलो ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम कहलाता है चक्रीय साइकिल के लिए। बच्चों ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम आपको पता होगा, dw बराबर dq प्लस किया गया कार्य dq प्लस du होता है। तो इससे साबित होता है बच्चों कभी भी जो किया गया कार्य है वो पूर्ण रूप से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, वो कन्वर्ट 0 केल्विन पर होता है, और ये 0 केल्विन पॉसिबल नहीं है। तो इससे बच्चों आपको पता चलता है कि गर्मी को पूरी तरह से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा का लॉस होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बी 69 में पूछा यदि बी की एंथैल्पी ए से अधिक है तो प्रतिक्रिया में। बच्चों आपने एक डायग्राम पढ़ा होगा, ये वाला, इधर की तरफ आप ऊर्जा लीजिए, इसकी तरफ लीजिए आप अभिकारक या ऊर्जा। मान लो ये बोल रहा है बी की एंथैल्पी ए से अधिक है, तो बच्चों जो बी की एंथैल्पी है वो यहाँ है और ए की एंथैल्पी यहाँ है। तो बच्चों ये जो बैरियर है इसको ही बोलते हैं डेल्टा एच बी। डेल्टा एच यहाँ पर निकालेंगे तो ई बी माइनस ई ए, तो यहाँ से ई बी ज़्यादा है ई ए के अपेक्षा, तो ये कैसी अभिक्रिया होगी, एक तरह से एक्सोथर्मिक। ठीक है, बी आंसर आपका करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 में पूछा है 25 डिग्री सेल्सियस पर 10 लीटर की मात्रा से एक आदर्श गैस के 1 मोल उत्कीर्ण विस्तार के लिए अर्घ में किया गया कार्य। बच्चों इसको आपको कार्य निकालना है, आपको सब कुछ दिया गया है, फॉर्मूला डाल के डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल देना, तो आपका ये आ जाएगा। किस में निकालना है, इस वाली यूनिट में निकालना है, सी यूनिट में। चलो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आप यहाँ पे कर लेना और जो भी आंसर आए वो
कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि यहाँ पे जगह इतनी नहीं है कि यहाँ पे डिस्कस कर दिया जाए क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व है, यहाँ GR का मतलब दिया है ग्रुप, कि कौन सा एटम एक्स है जिसको जो ग्रुप 16 से और इसका आवर्त 5 है। तो बच्चों 16 वाले जो ग्रुप की फैमिली है वो ऑक्सीजन फैमिली है। ऑक्सीजन फैमिली में आप अगर बात करें तो पांचवें आवर्त पे आपको पता है ऑक्सीजन फैमिली आती है। ऑक्सीजन फैमिली के जो तत्व हैं वो स्टाइल से टीपो, तो आपका देख लीजिए, पर ऑक्सीजन है वो बेटा दूसरे आवर्त से शुरू होता है, जिसमें हीलियम आपका फर्स्ट आवर्त से शुरू होता है। तो हीलियम को फर्स्ट, ऑक्सीजन को सेकंड, एस थर्ड, फोर्थ और फाइव पे आता है आपका टी, जिसका बेटा एटॉमिक नंबर होता है 52। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो बच्चों सी आंसर था। तो सी आंसर के बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, पोटेशियम, कैल्शियम और बेरियम के आयनन ऊर्जा का क्रम क्या होगा। तो बच्चों आयनन ऊर्जा का मतलब क्या होता है, बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो इसके आउटर ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं कौन सा तत्व कौन से ग्रुप में आता है। बात करें पोटेशियम, कैल्शियम और बेरियम की, तो पोटेशियम आपका फर्स्ट ग्रुप में आता है बच्चों, ठीक है। सेकंड ग्रुप में आपका आता है कैल्शियम, और उसके जस्ट नीचे एक तत्व छोड़ने के बाद आपका बेरियम आ जाता है सेकंड ग्रुप में। अब इन तत्वों के आप विन्यास देखेंगे तो पोटेशियम के बाह्यतम कोश में 1s1 आता है, कैल्शियम के बाह्यतम कोश में 1s2 आता है, उसी प्रकार बेरियम के बाह्यतम कोश में भी 1s2 आपका कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। अब आप यहाँ देखिए 1s1 और 1s2 में से अगर ज़्यादा निकालना आसान होगा तो 1s1 में से होगा अपेक्षाकृत 1s2 से, क्योंकि बच्चों वहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं जिससे एस कक्षक पूरा भरा हुआ है। तो बच्चे इसलिए कैल्शियम में ज़्यादा मुश्किल होगा निकालना, किसके बजाय पोटेशियम के। अब कैल्शियम और बेरियम में तुलना किया जाए तो आपको पता है जब वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो बच्चों आकार बढ़ता है, जिसके कारण IP का मान घटता है। तो कैल्शियम में सबसे ज़्यादा, और पोटेशियम और बेरियम में बात की जाए तो बेरियम का सबसे कम रहेगा, पोटेशियम में से निकालना आसान रहेगा। चलिए इसका आंसर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 में पूछा गया परमाणु संख्या 44 वाला तत्व संबंधित है। तो बच्चों आपने आवर्त सारणी में एक ट्रिक पढ़ी होगी, फेरोस, FeRuOS, जिसमें आपका फेरस 26 नंबर पे और Ru 44 नंबर पर आता है। और ये किस तत्व के ब्लॉक है, ये बच्चों आपके D ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसका आंसर ए सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 में पूछा एक आवर्त में उच्चतम IP, अभी अपन ने IP को डिस्कस किया था। IP होता है बाह्यतम कक्ष में से निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ठीक है। अब बाह्यतम कक्ष में जिसका भाई साहब कक्षक पूर्ण है तो उसमें से निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा। जो नोबल गैस होती है इनका अष्टक पूर्णतः कंप्लीट होता है, इनसे निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चलिए 75 लास्ट क्वेश्चन है कि बच्चों निम्न में से सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कौन करता है। तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है आपका Mn मैंगनीज, A+7 तक दर्शा देता है। तो बच्चों ये तो रहे आपके केमिस्ट्री क्वेश्चन। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।